गोदी मीडिया को आशुतोष जी ने और कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा धोया, ऐसा नॉर्मल तरीके से धोया कि उनको खबर भी नहीं मिली और इस तरह से धोए गए कि मैल भी साफ़ हो गई। दोस्तों, ये खबर आप डिबेट सुनेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा कि किस तरह की डिबेट, कितने आराम से डिबेट उन्होंने किया और किस तरह से धोया गोदी मीडिया को उनको। सुरेंद्र राजपूत, आप ही से शुरू करूंगा। भाषण अच्छा था सुरेंद्र राजपूत, लेट मी एडमिट। ये कहने में मेरे ख्याल से इस पैनल में किसी को कोई गुरेज नहीं होगा। जोरदार भाषण था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ड्रामा भी पूरा था, एंटरटेनमेंट भी पूरा था, सब कुछ था। लेकिन ये 4 से 6 कैसे हो गए? हमारे दो बोलते थे राहुल गांधी हमेशा, अब ये 6 कहां से? उसमें मोहन भागवत और अजीत डोभाल भी आप ले आए, क्यों भाई? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मानक भाई, एक बात बताइए, अभी भी आप उन्हीं की तरफ से पूछ रहे हैं, आपको पिंजरे में कर दिया बंद। ऐसे लग रहा है जैसे रेयर स्पीच को जो है सारे एक साथ उठा करके बंद कर दिए गए और वो बेचारे सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राहुल जी जा रहे हैं, पूरा आप ना पूछ सकते ना जान सकते, कम से कम आज तो हमारी तरफ से पूछ लीजिए। देखिए, 3-4 चीजें साफ है। पहली बात, हमारे दो एक पुरानी बात थी। उसके बाद जब सारी की सारी चीजें यहां पर इस तरीके से निकलने लगी कि सारे शिक्षण संस्थानों में, एनटीएस ले लो आप, सारे कोचिंग नौकरी देने वाले संस्थानों में, सारी यूनिवर्सिटीज में, सब जगह पर एक विशिष्ट विचारधारा के अयोग्य व्यक्तियों को जब आपने रखा जाने लगा तो निश्चित तौर पर यह बात आएगी कि संघ का प्रभाव जो है, स्वभाव तो पहले से उनका आक्रमणकारी था, लेकिन उनका प्रभाव भी इस समय आक्रांताकारी हो गया है और वो हर जगह पे अपने आप के लोगों को बैठा दिए। रही बात डोभाल साहब की, तो वो तो एक सरकार के अभिन्न अंग हैं, उसकी बात हम ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि वो एनएसए हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार 3 टर्म में 15वां मतलब अब 11वां साल उनका चल रहा है सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, वो भी एक ना एक किसी समय विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। एनीवे, क्या बोला तूने? उनके ऊपर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करते क्योंकि मामला सुरक्षा का है। तो आपसे बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाह रहा हूं कि आज की डेट में अटैक विचारधारा के ऊपर है। आज की डेट में अटैक उन क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की विचारधारा के ऊपर है जो देश के संसाधनों पर पूरी तरीके से काबिज होने जा रहे हैं, जो देश के संसाधनों पर जिस तरीके से वो एक ऑक्टोपस की तरीके से नहीं बैठ जाते हैं कुंडली मार के, उस तरीके से ऑक्टोपस की तरीके से देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो सुरेंद्र भाई, ऐसा है जो आपने मीडिया वाली बात कही ना, उस पर मैं अभी आता हूं और उस पर वाकई में बोलूंगा, बोलना चाहिए उस पर, क्यों नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपने कहा आरएसएस, कभी आप कहते हैं सरकार और आरएसएस में बनती नहीं है, बीजेपी और आरएसएस में खाई पैदा हो गई है, और मोहन भागवत और ये जेपी नड्डा के बयान के बाद मोहन भागवत और उनके बीच तो बहुत दुश्मनी हो गई है। कभी आप कहते हैं बनती नहीं है, फिर आप कहते हैं भाई वो अभिन्न अंग है उनका। ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल सर, दुकान जो होती है ना सर, वो जो शॉपिंग मॉल वगैरह होता है ना, आपस में कितने भी मतभेद हों सुबह सुबह, लेकिन दुकान खुलने के बाद चाहे वो सेल्समैन और मालिक दोनों के संबंध बड़े मधुर हो जाते हैं, क्योंकि सेल्समैन जो है ग्राहक लेकर के आता है और दुकानदार जो है उसको आपके सामने। तो इन दोनों का संबंध इस तरीके का है, सुबह सुबह जितना भी लड़े शाम को ग्राहक के लिए एक हो जाते हैं। Once more! Once more! Once more! इसके आगे का कहेंगे तो मैं आपसे अनौपचारिक रूप से दूसरा सवाल, मेरा अगला सवाल। जी जी। मुकेश अंबानी की यहां हाल में शादी हुई, उसमें पूरा इंडिया गठबंधन पहुंच गया था। कौन सा नेता नहीं गया? आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच गए, आप कहें तो नाम गिनवाओ। सिर्फ गांधी परिवार नहीं गया, उसके बावजूद आप अदानी अंबानी एक बार फिर से A1 A2 करके उनको घेर रहे हैं, चक्रव्यूह में आप उनको शामिल कर रहे हैं। यह विरोधाभास नहीं है?
नहीं, बिल्कुल विरोधाभास नहीं। निजी संबंध अपनी जगह पे है। अगर देश दुनिया के नियम कानून के साथ में अगर आप देश की तरक्की में एक व्यापारी बनकर के एक आप साथ निभाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम लोगों ने 70 साल तक उनको व्यापारी बनकर के देश का साथ निभाने के लिए दिया है। और सच बात यह है कि हर व्यापारी, हर जो बिजनेसमैन है उसने देश के निर्माण में भी सहयोग किया, वो चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, इवन चाहे इस समय नए नए जो लोग हैं वो लोग भी हों। लेकिन कभी भी कोई भी व्यापारी अगर देश बन जाए, अपने आप के देश के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने की सोच ले, कोई भी व्यापारी अगर अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊपर समझ ले और प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख दे, मैंने ऐसा पिछले 75 सालों में नरेंद्र मोदी जी के अलावा एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जिस प्रधानमंत्री के कंधे पर किसी बिजनेसमैन ने हाथ रखा हो। क्यों हिला डाला ना? 10 फीट दूर से लोग मिलते थे। चाहे आप क्या नाम इंदिरा जी को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, नरसिम्हा राव साहब को ले लीजिए, एवं मोरारजी भाई देसाई को ले लीजिए, जवाहरलाल जी और सुरेंद्र भाई, अगर शादी में जाना निजी संबंधों का निभाना होता है तो गांधी परिवार को जाना चाहिए था। सब नेता गए, कौन कौन से नहीं गए बताए? इंडिया गठबंधन के, बीजेपी के, कांग्रेस के, सब नेता गए। आप निजी संबंध निभा देते, चले जाते। आपके साथ आप बहुत बढ़िया वाले प्रस्तोता है सर, इंटरनेशनल। कहते चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया। तो ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नहीं चल पाएगा। सच बात यह है कि शादी में जाना एक अपना सबका निजी विषय है। हम बिल्कुल उस विषय पर कोई बात नहीं करते। ठीक है, हम गांधी परिवार नहीं गया, अच्छी बात। बाकी सब लोग गए, अच्छी बात, ये अपनी जगह पर है। और गांधी परिवार को ससम्मान श्री मुकेश अंबानी जी बुलाने आए थे, उसका भी सम्मान। लेकिन आज तक पूरे इतिहास में आजादी से लेकर आज तक का एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं सर, वो चला लीजिएगा। आजादी से बाद आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं हुआ जो 3 दिन किसी की शादी में रहा हो। इकलौते नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में अडानी जी के बेटे की 3 दिन तक रुके थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के अखबार कह रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनकी कतरने मैं आपको भेज दूंगा। 3 दिन तक अगर कोई मुख्यमंत्री किसी व्यापारी की शादी में रुका हो आज तक नरेंद्र मोदी जी के अलावा, तो मुझे बता दीजिए। ये होते हैं असली। ओके राकेश त्रिपाठी, बस हवा निकल गई। अगर भी मुस्कुरा रहे हैं, पहले सुरेंद्र राजपूत बोलिए। हाँ, 3-4 चीजें सिर्फ छोटी छोटी कह रहा हूं। पहली बात तो वारेन एंडरसन का नाम मत लिया करो राकेश भाई, वकील हो आप। ऐसा क्यों करते हो कि अपने अरुण जेटली को बदनाम करते हो? अरुण जेटली वकील थे वारेन एंडरसन के, हम नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2, देश के सारे आतंकवादियों के वकील राम जेठमलानी होते थे और पीएन लेखी होते थे, मीनाक्षी लेखी के पिता, अगर आपको ना याद हो पीएन लेखी का नाम। तो इन 3 भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जो काम किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक रूप से बात करूंगा तो चंद्रशेखर जी के खिलाफ भी और भगत सिंह के खिलाफ भी जो वकील लड़ते थे, वो भी जनसंघ और संघ की औलाद थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? छोड़ दीजिए इस बात को, इस बात पे मत आया कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से आपने देश को बेचा है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को उनको गिरवी रखा है, जिस तरीके से आप सीधे सीधे डिफेंस सेक्टर में 100% ले आए हैं एफडीआई, सीधे सीधे आप कॉर्पोरेट के क्या नाम होलसेल सेक्टर में 100% एफडीआई ले आए हैं। आप लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच जो संघ का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सपनों पर आपने उसके सपनों का खून किया है आपने। आप ही तो कहते थे स्वदेशी लाओ, अब काहे कह रहे हो विदेशी लाओ? विदेशी ताकतों के गुलाम आप, विदेशी ताकतों को लेकर के आप नाचो। चाइना के राष्ट्रपति को चाय आप पिलाओ, झूला आप झुलाओ, और उसके बाद मलोनी से लेकर के कहां कहां तक आप क्या करो। और आप हमें बता रहे हो विदेशी ताकतों के साथ में है जिन्होंने अंग्रेजों से राष्ट्र को मुक्ति दिलाने का काम किया है, और वो लोग बता रहे हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे।
नहीं है इतिहास के इन पन्नों को पलटने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नेहरू परिवार के इतने सारे काले कारनामे निकल करके सामने आ जाएंगे, इसलिए उसकी चर्चा मत करिए। जिन मामलों का आपने जिक्र किया ना, लॉ फर्म के नाते मुकदमे कौन किसके लड़ता है और उसको कैसे टेक्निकल तरीके से आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मत करिए तो अच्छा है। और जहां तक बात रही ना मेक इन इंडिया की, ये मेक इन इंडिया आज नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया। 100 से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट आज हम एक्सपोर्ट करने लगे। हम इंपोर्ट जो लगातार करते रहते थे, हम एक्सपोर्ट करने लगे। आज मेक इन इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आज हमने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। और उसी अमेठी, जो इस अमेठी से राहुल गांधी जी सांसद रहा करते थे, राहुल गांधी जी यहाँ से एक मिनट। आशुतोष, पहले आप ये जो सुरेंद्र राजपूत ने मुद्दा उठाया और हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, बाकायदा वीडियो वायरल हो रहे हैं। मीडिया हमारे जो साथी हैं, रिपोर्टर हैं, जो एक मोबाइल फोन से संसद के अंदर शूट करने को मजबूर हो गए क्योंकि कैमरे बैन कर दिए गए। ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? और आपको तो खुद एक्सपीरियंस है आशुतोष पार्लियामेंट कवर करने का इतने बरसों बरस का, अब मोबाइल से भी शूट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं जरूर कहता हूं कि आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जब हर खबर वायरल हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का डर होगा कि कहीं ऐसी छोटी खबरें वायरल होंगी और सरकार को नुकसान हो सकता है। अन्यथा तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा। दूसरी बात एक और है कि आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों के बाद से मीडिया पर किस तरीके से अंकुश लगा हुआ है और मीडिया पर किस तरीके से कंट्रोल पूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। ये तो दुनिया इस बारे में जानती, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और ब्लंडर मैं इसको कहूंगा, और इस तरीके के ब्लंडर से सरकार का ही नुकसान होता, कभी इससे सरकार को फायदा नहीं होता। जो लोग इस तरीके की काम कर रहे हैं वो वाकई में सरकार के सबसे बड़े दुश्मन है, बीजेपी को के वाकई में बड़े दुश्मन है और गलत सलाहें वो दे रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सही कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे साथी आज बिक गए हैं। ये सुनना चाहते हो तो मैं बोल देता हूं इसको। अच्छा मुद्दे आशुतोष, और ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं मलूक जी, पत्रकार बिक गए हैं, सब अच्छा नहीं है। नहीं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं। अगर जिसको सुनने में दिक्कत पैदा हो रही है, जिसको तकलीफ हो रही है, वो दोबारा सुन ले। आज हमारे बीच के बहुत सारे पत्रकार बिके हुए हैं, बिक गए हैं। आशु, लेकिन आपका एक और रिएक्शन भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि YouTube पर भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सरकार की आलोचना करते हैं सुबह से शाम तक। बिल्कुल मैंने कहा था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बीच का रास्ता छोड़कर और जो सच बात है उसको ना बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ठीक है आशुतोष, सुन लीजिए इस बात को, सुन, मैं दोबारा कह देता हूं। हाँ। ये जरूरी बात है क्योंकि इसका बतंगड़ बनाने की कोशिश की जाएगी। हाँ। अगर इधर गोदी मीडिया है तो उधर भी गोदी मीडिया है। यह पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है कि आप सुबह उठे और आप देश के प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना करें सोच समझ के, और यह भी पत्रकारिता नहीं कि आप सुबह उठे और सरकार का चरण चुम्बन करें और सरकार और विपक्ष को लगातार गाली। दोनों पत्रकारिता नहीं। बहुत बढ़िया। Once more! अब आशुतोष, राहुल गांधी के भाषण पर आपका एक रिएक्शन मैं चाह रहा हूं। आपको कैसा लगा भाषण, और कंटेंट भी और उसका जो टोन टेनर था, जोश था वो? देखिए, राहुल गांधी एक बहुत लंबी योजना के तहत वो इस वक्त बोल रहे हैं। वो लंबी योजना क्या है? लंबी योजना क्या है कि भारत में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उस प्लेटफॉर्म को अब कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़े होना चाहती। जो कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन के समय गलती की थी कि तब वो मंडल कमीशन पे स्टैंड नहीं ले पाई, आज उसको लगता है कि अगर उसको कांग्रेस पार्टी को अपने सामाजिक आधार को बड़ा करना है और सामाजिक आधार को ठीक करना है और बीजेपी का मुकाबला करना है तो उसको पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वजह से नहीं हारी, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वजह से नहीं हारी, इन दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की वजह से हारी है। वो जो दलितों की वजह से हारी है, पिछड़ों की वजह से हारी है, क्योंकि उनके मन में यह बैठ गया कि अगर जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था और जिसकी वजह से उनको बराबरी का हक मिला, जिनकी वजह से उनको जीने की डिग्निटी मिली, वो अगर बदल दिया जाएगा तो एक बार फिर उनको हजारों साल की गुलामी में लाके पटका जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।